हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान की प्रवाह प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की प्रवाह प्रणाली के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रवाह प्रणाली में हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहली चीज़ें हैं राजस्थान की नदियाँ और दूसरी है राजस्थान की झीलें। अब झीलें भी राजस्थान में दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो खारे पानी की झीलें जो कि ऑलमोस्ट नमक बनाने के काम आती है, और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों के दो तीन यूटिलाइजेशन होते हैं। एक तो इनका पानी पीने के काम में आता है, दूसरा सिंचाई के काम में भी आता है, तीसरा पर्यटन विकास में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम झीलों और नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की जो अपवाह प्रणाली है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन सी नदियाँ आती है और इनकी क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल, बनास, बाणगंगा, और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनमें है जैसे चंबल की सहायक नदी है काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, बेड़च है, गंभीरी, कोठारी, खारी आदि। ये चंबल, बनास और बाणगंगा तीनों की सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मण्यवती के नाम से भी जाना जाता था, और यह मध्य प्रदेश में मऊ के निकट मानपुर नामक स्थान के समीप एक जनापाव की पहाड़ी है। इस पहाड़ी से यह निकलती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये एक भाग है। राजस्थान में चंबल नदी 84गढ़ के किले के निकट प्रवेश करती है और कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई ये सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा नामक जो उत्तर प्रदेश का नगर है उसके निकट ये यमुना में मिल जाती है। तो राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई जो है वो 135 किलोमीटर है, जबकि चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व इसका तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है, किंतु राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो इसकी घाटी बहुत ही संकीर्ण हो जाती है। 84गढ़ से 5 किमी दूर चूलिया नामक प्रपात है जो काफ़ी फेमस है। बहुत ही सुंदर इसका दृश्य है, चूलिया प्रपात का देखने योग्य है। और ये कोटा तक ये नदी जो है वो एक संकीर्ण घाटी में बहती है, तो यहाँ पर बांध वगैरह बनाना बहुत ही आसान कार्य है। इसलिए यहाँ 2-3 बांध बनाए भी गए हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे फिर ये सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में बहती हुई चंबल नदी जो है वो बीएड का निर्माण करती है। यहाँ चूँकि चूने की चट्टान पाई जाती है और जो नदियाँ और नालियाँ हैं वो गहराई तक इसको काट देती है, भूमि को बहुत ही गहराई तक काटते हुए गहरी नालियाँ बना देती है, जिनकी वजह से जो स्थलाकृति है वो बनती है, उसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसमें चंबल के एरिया में इस प्रकार की जहाँ भूमि पाई जाती है वहाँ पे बहुत सारे डकैत पनपे हैं, क्योंकि यहाँ छुपने के लिए बहुत ही घने बियाबान जंगल और बहुत सारी कंदराएं उनको मिल जाती है। अब देखिए, चंबल नदी पर कुछ बांध निर्मित हैं, जिनमें जो गांधी सागर बांध है वो इसमें मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध है वो राजस्थान में है। और चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें जैसे काली सिंध नदी प्रमुख है। तो काली सिंध नदी है मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी भी सहायक नदियां हैं कुछ, जिनमें है परवन, उजाड़, निवाज और आहू प्रमुख है। इसके अलावा दूसरी चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी, जो कि मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट से निकलती है और बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अंधेरी, रेतरी, अहेरी व कूल। तीसरी जो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है वो है वापणी या ब्राह्मणी नदी, जो चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। चौथी चंबल की सहायक नदी है मेज नदी, जो भीलवाड़ा जिले के निकट बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। और पांचवी चंबल की सहायक नदी है गंभीर नदी। यह मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़गढ़ नगर से 2 किमी उत्तर में ये बेड़च नदी में मिल जाती है। इसके अलावा जो इसकी इसी प्रणाली की दूसरी जो प्रमुख नदी है वो है बनास। तो बनास नदी आप लोगों को मालूम है कि राजसमंद की
अरावली की जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद जिले में स्थित है, यहाँ से ये निकलती है, जो कि कुंभलगढ़ से 5 किमी दूर स्थित है। और बनास राजस्थान की प्रमुख नदी है। प्रमुख होने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये संपूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, और दूसरा ये भी है कि संपूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। अब ये जो बनास नदी है ये बिगोद के पास बेड़ज को सम्मिलित करती है और सवाई माधोपुर कोटा के समीप चंबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर का रामेश्वरम स्थान है जहाँ ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ग्रीष्म काल में यह नदी सूख जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, तो ये वर्षा ऋतु में तो खूब पानी आ जाता है, इनमें बाढ़ें भी आ जाती है, और ग्रीष्म काल में ये नदियां सूख जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो है बेड़च है, कोठारी है, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध, मोरेल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पहली है बेड़च नदी। तो यह बेड़च नदी जो है उसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, जो उदयपुर के पास में स्थित है। उदयपुर के निकट आइए, उदयपुर के निकट इसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, और उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बेड़च कहते हैं। इसके पश्चात यह चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती हुई बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। दूसरी जो इसकी सहायक नदी है वो कोठारी नदी। तो यह बनास की प्रमुख सहायक नदी है, और ये उदयपुर जिले के उत्तरी भाग से निकलने के पश्चात लगभग 145 किमी प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। तीसरी है खारी नदी। इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ी है, और इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। अजमेर जिले में देवली के निकट यह बनास में मिल जाती है। तीसरी इस अपवाह प्रणाली की प्रमुख नदी है बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी का उद्गम है वो जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से होता है, बैराट की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से होता है, और यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले में, इसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। और इस नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। अंत में यह आगरा जिले के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनमें ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में न मिलकर सीधी यमुना नदी में मिल जाती है। तो बाणगंगा नदी है वो चंबल में न मिलकर सीधी ही यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए अरावली, ये जो अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में है लूनी, माही, साबरमती, ये नदियाँ प्रमुख हैं। सबसे पहले लूनी के बारे में देखते हैं। तो लूनी नदी पश्चिम राजस्थान की प्रमुख महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। ये मरुस्थली प्रदेश में प्रवाहित होती है और शुष्क धरती के निवासियों को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है, इसलिए इसे अगर मरु गंगा के नाम से संबोधित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लूनी नदी है, इसका उद्गम अजमेर ज़िले की नाग पहाड़ियों से होता है। इसके पश्चात ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 34,250 वर्ग किमी है। वर्षा काल में इसमें पानी आता है, बाकी समय में ये लगभग सूखी रहती है। और अरावली की श्रेणियों से कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ या धाराएं निकल करके इस नदी में मिलती है। इस नदी का पानी बालोतरा तक मीठा है, इसके पश्चात इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में हम देखते हैं जैसे लीलड़ी है, ये अजमेर में जवाजा के निकट से निकलकर पाली ज़िले में लूनी में मिल जाती है। मीठड़ी है, ये पाली तहसील में अरावली से निकलकर बाली बाड़मेर की सीमा पर पंवाला गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। जवाई है, वो पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलकर जालोर में पलाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सुकड़ी नदी तथा बिराना गांव में यह खारी नदी से मिलती है। तत्पश्चात बाड़मेर में लूनी से मिलती है। तो देखिए जवाई नदी है वो एकमात्र नदी है जो इसके बाएं किनारे से इसमें मिलती है, बाकी सभी दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं लूनी में। सुकड़ी प्रथम है, जैसे सुकड़ी द्वितीय है, सुकड़ी तृतीय है,
इस पर इसी प्रकार से बाड़ी नदी है, ये अरावली के पहाड़ियों से निकलती है और पाली के लालसनी गांव के समीप लूणी में मिल जाती है। बाड़ी द्वितीय है, सागी है, ये सिरोही के अरावली की पहाड़ियों से निकलकर जालौर से बहती हुई बाड़मेर जाकर लूणी में मिल जाती है। माही नदी है, इसी अपोहा प्रणाली की दूसरी प्रमुख नदी है माही। तो माही नदी मध्य प्रदेश में मऊ की पहाड़ियों से निकल करके उत्तरवर्ती प्रवाहित होती हुई और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खाटू के निकट प्रवेश करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किमी का मार्ग तय करने के पश्चात ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में लगभग 16,030 वर्ग किमी में विस्तारित है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माई बजाज सागर परियोजना क्रियान्वित की गई है। एक बांध का निर्माण किया गया माई बजाज सागर नामक। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, पश्चिमी बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और ये भी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। वैसे बाकी माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कच्छ के रण में इसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं वो कई बार वहीं तक सीमित रह जाती है, समाप्त हो जाती है। पश्चिमी बनास नदी जो है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है कई बार। तीसरी प्रमुख सहायक नदी है साबरमती नदी। तो ये उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर के गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल के नाम से जानी जाती थी। हदमती, मेसरवा और याजम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब जो अंतः प्रवाहित नदियां हैं इनके बारे में हम देखते हैं। अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां प्रमुख कौन सी है। तो अंतः प्रवाह प्रणाली के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यह ऐसी अपवाह प्रणाली है जिसमें पानी किसी मुख्य सागर या महासागर तक न पहुंच करके किसी स्थानीय झील में गिरकर या फिर वैसे ही धरातल में विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रणाली की प्रमुख जो नदियां हैं उनमें कांतली, साबी, काकानी, घग्गर इनकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे कांतली नदी है ये सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर झुंझुनू जिले में बहती हुई ये चूरू जिले में भूमि में विलुप्त हो जाती है और वर्षा काल में इसमें पानी आता है, बाकी ये सूखी रहती है। दूसरी नदी है साबी नदी। ये जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलकर अलवर की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर और तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर पटौदी के निकट धरातल में विलुप्त हो जाती है। अब तीसरी है काकनी अथवा काकनिया नदी। तो ये जैसलमेर से लगभग 27 किमी दक्षिण में कोटरा गांव से निकलकर और कुछ किलोमीटर तक बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब घग्गर नदी है तो ये हिमालय की कालका की पहाड़ियों से निकलती है और इसको स्थानीय भाषा में नाली के नाम से भी जाना जाता है या मृत नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हनुमानगढ़ की तहसील टिब्बी के निकट प्रवेश करती है और ये हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र से होती हुई इसका जल पाकिस्तान तक फैल जाता है और बाढ़ आती है तब इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक चला जाता है। बाकी सामान्यतः इसमें हनुमानगढ़ के भटनेर तक ही पानी रहता है। इस प्रकार से ये अंतः प्रवाहित प्रणाली की प्रमुख नदियां हुई। इसके अलावा सांबर लेक अपवाह प्रणाली है, उसको भी हम आंतरिक अपवाह प्रणाली में शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि सांबर झील में कुछ एक छोटी छोटी नालियां हैं जिसमें 4 प्रमुख है। मेढा नदी है, रूपनगढ़ है, तुरंतमती है, खारी और खंडेला है। ये छोटी नालियों के रूप में या छोटे नालों के रूप में इसमें आकर के गिर जाती है। धन्यवाद।